ग्रामर में भी हमारे पास है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि यार इसमें करना क्या है। और वो टॉपिक्स होते हैं 1 मार्क्स के। 1 मार्क का अगर आपका ग्रामर का टॉपिक है बच्चों, तो समझ लीजिए कि वो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द स्मार्ट बॉक्स। आई होप आपका मराठी का पेपर अच्छा गया होगा। मराठी के इम्पोर्टेंस में से बहुत सारी चीजें आई थी, जैसे हमारा जो है रिपीट हो गया, एप्रिसिएशन आ गया, फिर उसके बाद जो है हमारा फर्स्ट पैसेज ही हमारे इम्पोर्टेंस में से आ गया था। और बहुत सारी चीजें ग्रामर्स वगैरह के भी बच्चों ने बहुत अच्छे कमेंट किए थे कि सर ग्रामर की वजह से आपका ग्रामर देखने की वजह से हमारा बहुत ज्यादा इजी हो गया पेपर। और ग्रामर का इजी आया भी था। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था बच्चों के मराठी का पेपर आसान आएगा, लेकिन आई होप आपने सिली मिस्टेक्स नहीं की होगी। जो भी मैंने जैसा पेपर पैटर्न बताया था वैसे आपने पेपर लिखा होगा। क्वेश्चंस जिनके जरूरी थे उनके क्वेश्चंस लिखे होंगे, क्वेश्चन नंबर्स अच्छे से डाले होंगे और सारी चीजें आपने आई होप अच्छे से की होगी। बहुत सारे बच्चों का तो ये बोलना है कि सर 70 तो आराम से आ जाएगा और बेस्ट ऑफ 5 में हमारा मराठी तो नहीं हटने वाला है। ठीक है, तो मराठी नहीं हटेगा। तो अब जो है हमारा है इंग्लिश पेपर। इंग्लिश के लिए बच्चों ने लाइन लगा दी कमेंट्स की सर इंग्लिश कब आएगा, इंग्लिश कब आएगा, इंग्लिश कब आएगा। थोड़ा सा बिजी था मैं। 12th स्टैंडर्ड का जो है पेपर वगैरह आता है चेकिंग के लिए, तो उसके अंदर थोड़ा सा मैं ज्यादा बिजी हो गया था, क्योंकि वो सारी चीजें बोर्ड्स का काम है, ऑफिशियल काम है, तो ज्यादा उसमें टाइम लग जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 3 दिन छुट्टी थी, शायद इसी दिन के लिए थी। ठीक है। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं ना बच्चों, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, ग्रामर का टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। ग्रामर से हम लोग इस बार स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं ना, जैसे हम लोगों ने मराठी को 3 सेक्शन में बांटा था, वैसे हम लोग इंग्लिश को 3 सेक्शन में नहीं बांटेंगे। हम लोग इंग्लिश को बांटेंगे 3 सेक्शन में, लेकिन फर्स्ट वी विल बी डूइंग ग्रामर। ठीक है। ग्रामर में भी हमारे पास है ना कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं और बच्चों को समझ में ही नहीं आता कि यार इसमें करना क्या है। और वो टॉपिक्स होते हैं 1 मार्क्स के। 1 मार्क का अगर आपका ग्रामर का टॉपिक है बच्चों, तो समझ लीजिए कि वो बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है। अब आसान होने के बावजूद मैं क्यों बोल रहा हूँ कि बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उसका मतलब नहीं पता होता है। अगर आपने ये वीडियो पूरी एंड तक देख ली विथ एग्जाम्पल्स, मैं आप लोगों को ग्रामर करा दूंगा विथ वॉट एवर टाइम दिस वीडियो टेक्स। आपका जो ग्रामर है वो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब ग्रामर में हमारे पास 2 पार्ट्स है बच्चों। ठीक है। एक जो हमारा बहुत इजी ग्रामर है, दूसरा जो हमारा मॉडरेट ग्रामर है, और तीसरा जो है वो हमारा बहुत डिफिकल्ट वाला ग्रामर है। ठीक है, जिसके अंदर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस वो सारी चीजें आती है। हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं इजी वाला ग्रामर और मॉडरेट वाला ग्रामर। ठीक है। अब जो डिफिकल्ट वाला ग्रामर है सर, वो क्यों नहीं कर रहे हैं हम लोग? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि उनके होते हैं बहुत सारे रूल्स, उनके होते हैं बहुत सारी कंडीशंस, उनके होते हैं बहुत सारे फॉर्मूले। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ग्रामर में कहाँ से फॉर्मूला आ गए? बेटा है, उसके अंदर फॉर्मूलेज होते हैं। ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल प्लस दिस प्लस दैट प्लस दिस प्लस दैट, ये सारी चीजें होने के बाद वो जो है चीजें सेंटेंसेस बनती है। दिस इज नॉट द टाइम टू लर्न दैट थिंग्स। ठीक है। बल्कि अभी जो है ना हमको उन चीजों पे ध्यान देना है जो हम लोग फटाफट कर सकते हैं और आराम से हम लोग मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 10 मार्क्स का हमारा डूएस डायरेक्टेड होता है बच्चों, जिसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 2-2 मार्क के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 1-1 मार्क्स के होते हैं। 1-1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब वो तो एकदम इजी वाले क्वेश्चन है। ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन में भी आते हैं। बच्चों को समझ में नहीं आता कि अरे ये जो दिया हुआ है ये करना क्या है, इसमें है मैंने क्वेश्चन लिया हूँ उसके, करना क्या है इसके अंदर, नहीं समझता उनको। और उसके बाद आता है हमारा डिफिकल्ट वाला पार्ट, 2-2 मार्क के 2 क्वेश्चन और। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि हमारा जो ग्रामर होता है पूरे पेपर में, वो मिनिमम टू मिनिमम 16 से 18 मार्क्स का होता है। ठीक है। 16 से 18 मार्क्स, 16 से 18 मार्क्स का हमारा ग्रामर होता है। अब आप बोलोगे सर डुएस डायरेक्टेड तो 10 मार्क का ही होता है। वेरी गुड, 10 मार्क का होता है। लेकिन फिर हम आते हैं पैसेज में। पैसेज में भी हमको 10 मार्क के पैसेज के अंदर
जो 4 मार्क्स होते हैं ना, वो होते हैं हमारे वोकेबुलरी के, यानी ग्रामर के। ठीक है। अब 2 मार्क्स जो ग्रामर है, प्योर ग्रामर होता है, और 2 मार्क्स जो होता है वो अपोजिट हो गया, मीनिंग्स हो गया, गिव वन वर्ड फॉर हो गया, एमसीक्यू हो गया। ये सारी चीजों के लिए जो है ना आपको 2 मार्क्स मिलता है। तो उसको हम ग्रामर में नहीं पकड़ रहे हैं यहाँ पे, इंग्लिश में उसको हम ग्रामर में नहीं पकड़ रहे, मीनिंग, अपोजिट वर्ड्स, गिव वन वर्ड, ये सबको हम लोग ग्रामर में नहीं पकड़ रहे हैं। तो हम लोग ग्रामर में किसको पकड़ रहे हैं? हम लोग ग्रामर में पकड़ रहे हैं कि भाई नाउन फॉर्म लिख दो, ठीक है, इसका वर्ड चेन लिख दो, ठीक है, गिव वन वर्ड तो उसके ऊपर आ गया। तो ये सारी चीजें जो हमको पूछी जा रही है ना, वो हमको सीन पैसेज, अनसीन पैसेज, 3 चीजों में पूछी जा रही है। और हमारा जो है पोयम में भी हमको ये चीज पूछी जा रही है। ठीक है। तो हमने उसको पकड़ लिया है 16 से 18 मार्क्स का। ठीक है। 16 से 18 मार्क्स का ग्रामर हम लोग को आने वाला है एग्जामिनेशन में, जिसके अंदर जो टॉपिक्स मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ कितने टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ 12 टॉपिक्स, जिसके अंदर मिनिमम 8 टॉपिक्स तो आपको आएंगे ही आएंगे, 8 टॉपिक्स। अब वो चाहे 8 मार्क्स के आए या 10 मार्क्स के, इससे कम के नहीं आएंगे। ठीक है। तो 8 से 10 मार्क्स का ये आपका जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ ना, ये वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे, 8 से 10 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। और ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है बच्चों, मैंने मराठी के टाइम पे भी बताया था कि जिसके अंदर गलती की या हाफ मार्क की कोई गुंजाइश नहीं होती। या तो आपको फुल मिलेगा या तो आपको 0 मिलेगा। अब फुल कब मिलेगा? जब आपको आता होगा अच्छे से। और ग्रामर में इतना ज्यादा कुछ चेंजेस है ही नहीं बच्चों, जो मैं अभी करवाने वाला हूँ। ठीक है। तो कुछ चेंजेस नहीं है उसके अंदर, बस हमने एक परफेक्ट आंसर लिख दिया और हमको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ना ग्रामर वर्क होने वाला है। अब मैं जो टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ ना, उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बोर्ड एग्जाम में 1-2 बार पूछ चुके हैं। लेकिन जितने भी टॉपिक्स हम लोग आज करने वाले हैं ना, वो सब बोर्ड एग्जाम्स में पूछ चुके हैं और वो हमारे सिलेबस के हैं। चाहे आप उसको पहली बार सुन रहे हो, चाहे आपने उसको कभी सुना ही नहीं हो, चाहे आपने उसको पहले भी किया हो, चाहे आपको प्रीलिम्स के पेपर में आपके स्कूल के आया हो, या आपने जो प्रैक्टिस पेपर्स किए हैं उसके अंदर आपको होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इन टॉपिक्स को करते कैसे हैं, किन टॉपिक्स के हमको क्वेश्चंस लिखने हैं और किन टॉपिक के हमको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं बच्चों। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो स्लाइड है वो रेडी है क्वेश्चंस का। यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले जो है हमारा, हमने यहाँ पे क्वेश्चंस पूरे निकाल के रखे हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना ये क्वेश्चन करेंगे, दैट इज यूज नो सूनर देन। ये क्वेश्चन हमको एग्जाम में कम से कम 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछ चुके हैं अभी तक। ठीक है। करना क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर करना होता है कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस। अब आप बोलोगे सर कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस तो अभी आपने बोले कि ये बहुत डिफिकल्ट होता है, वो दूसरे हैं बेटा। ठीक है। ये वाले जो मैंने कन्वर्जन ऑफ सेंटेंस लिया हूँ ये बहुत आसान है। सबसे पहले टॉपिक मैंने नो सूनर देन ले लिया हूँ क्योंकि बहुत आसान टॉपिक है। ठीक है। मैं बताता हूँ आप लोगों को करना क्या होता है। हम लोग को एक सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक है, और वो सेंटेंस को हमको नो सूनर देन यूज करके रीराइट करना है, वापस से लिखना है हमको। ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ना आपको इसका रूल बताता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन ये आपने देख लिया, यूज नो सूनर देन। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज सुन एज ही केम दे ऑल गेव एन अप्लॉस। मतलब ये किसी की बात हो रही है कि जैसे ही वो आया वैसे ही सबने ताली बजाना स्टार्ट कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। अब हम लोग को इसमें क्या यूज करने का है बच्चों? हम लोग को इसमें यूज करना है नो सूनर और देन। अब ये जो बीच में डॉट डॉट है ना, इसके अंदर हमारा क्या आएगा? इसके अंदर हमारा आएगा सेंटेंस। बहुत आसान होता है। क्या करने का? एज सुन एज हटा देने का। ठीक है। एज सुन एज हटा दो। यहाँ पे क्या आएगा? नो सूनर, नो सूनर। अब यहाँ पे क्या है? ही केम है ना बच्चों? ही केम। केम जो है वो क्या है? हमारा पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस को हमको हटा देना है और लिखना है कम। ठीक है। जैसे इसकी बात कर लूंगा मैं, एस्केप्ड है यहाँ पर, है ना, ये वर्ब है हमारा, ये भी वर्ब है, तो ये भी वर्ब है। एस्केप्ड, एस्केप्ड है, तो उसको एस्केप्ड की जगह मैं सिर्फ क्या लिखूंगा? एस्केप, बस। ठीक है। तो यहाँ पे एज सुन एज को हटा दिया हमने और क्या लिख दिया? नो सूनर। ही केम की जगह आएगा ही कम।
अब ही कम, नो सूनर ही कम, कितना बकवास है स्टेटमेंट, है ना। तो ही कम से पहले एक और चीज ऐड होगी, या तो आप उसके अंदर क्या यूज कर लो, डिड, या तो डू, या तो डज। ये तीनों में से कोई भी एक चीज आपकी जो भी उसके अंदर सेंटेंस के अंदर बैठ रही है वो आपको यूज करना है। मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूं डिड। नो सूनर डिड ही कम, ठीक है। नो सूनर डिड ही कम, कॉमा, देन दे ऑल गेव, वो पूरा सेंटेंस एज इट इज, दे ऑल गेव एन अपलॉस, फुल स्टॉप, खत्म हो गया, है ना। हमको सिर्फ चेंजेस कहाँ करने हैं, कॉमा से पहले वाली जो चीजें हैं उसके अंदर चेंजेस करने हैं। कॉमा के बाद वाला जो सेंटेंस है, दे ऑल गिव एन अपलॉस, द फैमिली इन्फॉर्म द पुलिस, फिर जो भी कॉमा के बाद वाला सेंटेंसेस है ना, हमारा कॉमा के यहाँ पे कॉमा नहीं आया, यहाँ पे कॉमा आएगा, ये कॉमा के बाद वाला सेंटेंस। कॉमा के बाद वाला सेंटेंस हमेशा एज इट इज रहता है और वो हमेशा लिखा जाता है देन के बाद, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो पहले जो चेंजेस होंगे वो ये होंगे कि आपको जो है डिड डज डू ऐड करना है। दूसरा, आपका जो वर्ब है उसको आपको जो पास्ट टेंस में है, एस्केप, केम, उसको जो है कम, एस्केप, ऐसे कन्वर्ट करना है और हमारा काम यहीं पर खत्म। मैं आपको जो है सेकंड वाला करके दिखाता हूँ बच्चों। अगर आपको चाहिए कि भाई आप चेक करो कि भाई मुझे समझ में आया कि नहीं, या सर देखो मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, ये लिखने की ट्राई कर रहा हूँ, तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। कैसे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 3 या क्वेश्चन नंबर 1 4, और आप सेंटेंस लिख करके मुझे नीचे भेज दीजिए। हम उस पर कमेंट कर देंगे कि हाँ बच्चा ये राइट है, या फिर अगर रॉन्ग है तो अगर क्या रॉन्ग है वो हम लोग उसको नीचे सही कर देंगे। अभी फिलहाल हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम उसका आपको रिप्लाई दे दे कि भाई ये चीज सही लिखे हो आपने, या फिर ये चीज आपने सही नहीं लिखी हो, ये ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी कर लेते हैं। दूसरा वाला अगर आप अपने दिमाग में कर लें मेरे साथ तो अच्छा है। एज सुन एज हटा दूंगा मैं, क्या आएगा, नो सूनर, ठीक है। फिर द थीफ एस्केप, नो सूनर के बाद क्या लिख दूंगा मैं, डिड डू डस, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कुछ भी लिख सकते हो आप, डिड वापस लिख लो, नो सूनर डिड द थीफ, अब एस्केप की जगह क्या आएगा बच्चों, एस्केप, खत्म, कॉमा, देन द फैमिली इन्फॉर्म्ड, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, द पुलिस। अब आप बोलोगे सर ये इन्फॉर्म्ड का भी अपन क्या कर देते हैं, इन्फॉर्म कर देते हैं, नहीं, उसका इन्फॉर्म्ड का इन्फॉर्म्ड ही रहेगा। जो देन के बाद वाला स्टेटमेंट है बच्चों उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, अंधाधुन आपको लिखना है। तो है ना इजी, नो सोनर डेड या फिर एज सुन एज, ये कितना आसान टॉपिक है हमारे लिए, है ना। तो ये कैसे छोड़ के जा सकते हैं हम लोग, तो इसके 1 मार्क्स हम लोग कंफर्म पकड़ते हैं। ये नीचे के दो जो है आप लोग ट्राई करिए, नीचे कमेंट करिए कि सर ये मैंने लिखा हूं, क्या ये सही है, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड। अब इसके अंदर है ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन है। जैसे अगर मैं लिखूं, ये ऑर्नामेंटेशन लिखा हुआ है, ऑर्नामेंटेशन लिखा हुआ है, तो सबसे पहला वर्ड जो आप क्या बना दोगे, आप बना दोगे कि भाई ऑर्नामेंट, हो गया, ऑर्नामेंट एक वर्ड हो गया। हमको यहाँ पे कितना वर्ड बनाने बोला है, फाइंड द हिडन वर्ड्स, हम लोग को एटलीस्ट कितने बनाने होते हैं, 4 बनाने होते हैं, क्योंकि ये 2 मार्क का क्वेश्चन है बच्चों। अब आप बोलोगे सर 1-1 मार्क के क्वेश्चन थे इजी वाले, ये इतना आसान क्वेश्चन आपको कितने मार्क्स के लिए आने वाला है, 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये ऑर्नामेंटेशन में से आपको जो है वर्ड बनाना है, आपने सबसे पहले बना दिया ऑर्नामेंट, चलो ठीक है, ऑर्नामेंट एक वर्ड हो गया। अब उसके बाद में अगर आपको पूछूं कि बेटा और क्या बना सकते हो इसके बाद, और कुछ बना नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि आपके पास ऑर्नामेंट खत्म हो गया। अब आप इसको ढूंढोगे, ऑर्नामेंट नहीं होगा, मैन, मैन बना सकते हो, MEN मैन, है ना। तो हम लोग करते क्या पता है, जो सीक्वेंस में ये वर्ड दिया हुआ है ना, उसी सीक्वेंस में हम लोग दूसरे वर्ड्स बनाने की कोशिश करते हैं।
आपकी बात सही है, लेकिन आप सीक्वेंस में अगर जाओगे ना, दो से ज्यादा वर्ड्स आप नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो एक वर्ड अगर आपने क्या बोल दिया, ऑर्नामेंट, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे रख कर देता हूँ। आपने एक वर्ड मुझे क्या बोल दिया, ऑर्नामेंट, ठीक है, ग्रीन से लिखते हैं, ठीक है, एक वर्ड हो गया ऑर्नामेंट। फिर उसके बाद दूसरा वर्ड, सॉरी गलत जगह लिख दिया आपने, यहाँ पे आएगा ऑर्नामेंट। दूसरा वर्ड क्या हो जाएगा, मैन लिख दिया आपने, ठीक है। अब अब तो कुछ भी यहाँ पे सीक्वेंस में बन रहा नहीं है। तो बच्चों एक चीज जो है ना आपको अच्छे से याद रखना है कि आप इसके अंदर जो अल्फाबेट्स है उसको आप जो है ना उसकी सीक्वेंस से हटा करके भी लिख सकते हो, इतना याद रख लो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि भाई वो जैसे सीक्वेंस में लिखा है वही सीक्वेंस में हम आगे वर्ड बनाए। इसके अंदर जितने अल्फाबेट्स हैं वो अल्फाबेट्स को यूज करके आप दूसरे वर्ड्स बना सकते हो, है ना। कोई न्यू चीज पता चल रही है ना आप लोगों को। लेकिन ये राइट तरीका है बेटा, आप कोई भी अल्फाबेट कहीं से भी उठा करके उसको जोड़ जोड़ के एक नया वर्ड बना सकते हो। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे दिख रहा है NATION, मैंने बीच का जो है टी हटा दिया, क्या बनेगा बच्चों, नेशन। ये भी एक वर्ड हो गया, है ना। फिर उसके बाद और कुछ और कुछ वर्ड जो है आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। जैसे NEAT, नीट, है ना, ये भी एक वर्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या है, EARN, अर्न, EARN, अर्न, है ना। तो आप जो है ना वर्ड्स को ब्रेक करके उसके अल्फाबेट्स निकाल करके वो अल्फाबेट्स को यूज करके कोई भी वर्ड बना सकते हो बच्चों। इस चीज को आप याद रख लो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ये चार आपके लिए, अगर आप इसके आंसर्स नीचे कमेंट में लिख सकते हो कि सर मैंने मैकेनिकल के ये चार वर्ड बना दिया हूँ, मैंने कॉस्मोलॉजिस्ट का ये बना दिया हूँ, ठीक है। जैसे लॉजिक, LOGI, और यहाँ का सी उठा के लिख दिया मैंने, लॉजिक हो गया। फिर उसका कॉस्मो, ये तो एक वर्ड बन ही रहा है, कॉस्मो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद और क्या बना सकते हो, और भी बहुत सारे वर्ड्स बन सकते हैं इसके अंदर से, ठीक है। जैसे SOLO, सोलो, ठीक है, ये वर्ड्स बन गया, ठीक है। और क्या बन सकता है, GOT, गॉट, है ना। तो ये ऐसे चार वर्ड्स हम लोग घुमा फिरा करके भी बच्चों बना सकते हैं। इसके आपको मिलेंगे 1 से 2 मार्क्स। आई होप आपको ये हिडन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन वर्ड आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। दैट इज अवर अरेंज द फॉलोइंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये जो है ना बच्चों को समझता नहीं है कुछ कुछ बच्चों को कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब क्या। अल्फाबेटिकल ऑर्डर मतलब आपको बचपन में ABCD पढ़ाया गया था बच्चों, आज के दिन के लिए पढ़ाया गया था कि भाई अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको करने आना चाहिए वर्ड्स। अब आपको जो है ना 4-5 वर्ड दे रहेंगे, जनरली 4 ही दिए रहते हैं, और उनको आपको जो है ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना होता है कन्वर्ट, ठीक है। अब जैसे मैं फर्स्ट वाला एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वर्ड है T, फिर F, फिर H, और फिर वापस से क्या है, F। मैं यहाँ पे ABCD लिख लेता हूँ, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ये मैंने आपके लिए अल्फाबेट लिख लिया। आपको भी अगर ऐसा करना है तो आप अपने लास्ट पेज ऑफ द सप्लीमेंट पे ये चीज कर सकते हो बेटा, कोई शर्म नहीं है। मार्क्स हमको चाहिए, बस उससे फर्क पड़ता है। आपको ये ना बोला तेरे को ABCD भी नहीं आता है, अरे हाँ भाई नहीं आता, चल ठीक है, लिख लिया मैंने लास्ट पेज पे, क्या दिक्कत है, लिख लो आराम से लास्ट पेज पे। अब उसके बाद क्या करो, स्टार्ट करो। अब जैसे सबसे पहले यहाँ पे F आ रहा है, तो F आ रहा है ना, और F के हमारे पास कितने वर्ड है, 2 वर्ड है। अब आपको प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर F के 2 वर्ड है, सबसे पहला F ही आ रहा है इसके अंदर, H और T तो बाद में आएगा, उसके बाद H वाला टर्म आएगा, उसके बाद T वाला टर्म आएगा। अब फ्रीडम और फ्रेगमेंट में
कौन सा वर्ड मैं पहले लिखूं, ये प्रॉब्लम बच्चों को आती है, वो आज हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फ्रीडम की स्पेलिंग है ये और फ्रेगमेंट की स्पेलिंग है ये, दोनों का एफ एफ पहला लेटर है, तो हम अब कंफ्यूज है। जब आप इस तरीके से कंफ्यूज रहो बच्चों, ये तो आपको दो वर्ड्स आ गए हैं। एग्जाम में कभी कभार या बहुत बार सारे वर्ड्स के लेटर फर्स्ट लेटर सेम ऐसे भी आ गए हैं। तो ऐसे टाइम पे करना क्या है, ऐसे टाइम पे करना है कि आपको फर्स्ट लेटर तो आपने सबके सेम है, अब आपको देखना है सेकेंड लेटर। सेकेंड लेटर इसके अंदर क्या है, आर, बताओ सेकेंड लेटर भी इसका क्या है, सेम। अभी भी हमारा डिसाइड नहीं हुआ है कि हम फ्रीडम पहले लिखें या फ्रेगमेंट पहले लिखें। अब हम लोग आएंगे थर्ड लेटर पे। जब तक आपके लेटर सेम चल रहे हैं तब तक आपको आगे आगे वाले लेटर्स क्या करने हैं, चेक। अब हम लोग आते हैं थर्ड लेटर पे। थर्ड लेटर यहाँ पे है ई और यहाँ पर क्या है, ए। अब ई और ए में पहले कौन आता है, पहले ए आता है और फिर क्या आता है, ई आता है ना। तो अब आप बताओ बच्चों, फ्रीडम और फ्रेगमेंट में पहले क्या लिखा जाएगा, फ्रेगमेंट लिखा जाएगा। वेरी गुड, फ्रेगमेंट लिख दिए। उसके बाद क्या आएगा, फ्रीडम आएगा। अब आते हैं बचे हुए दो पे। टी और एच में पहले एच आता है तो पहले हेवन आएगा, ठीक है, आपको एक ही लाइन में लिखना है। और दूसरा मतलब लास्ट, थॉटलेस। खत्म, समझ में आया। ये सिंपल सा आपको क्या करना होता है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको आता था, लेकिन कुछ बच्चों को या मैक्सिमम बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है कि सर सेम अल्फाबेट आ गया तो क्या करना है, सेम अल्फाबेट आ गया तो क्या करना है, वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है बच्चों, ठीक है। आई होप आप ये नीचे वाले जो भी है ये सारे आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जैसे देखिए ये रिपिंग और रेस्टलेसनेस, तो आर ई तो सेम है। अब ये पी है और ये एस है। अब मेरे पास अगर ये लिखा हुआ है तो मैं चेक कर सकता हूँ कि भाई पहले पी आता है फिर एस आता है, तो मैं रिपनिंग पहले लिखूंगा और रेस्टलेसनेस क्या लिखूंगा बाद में, फिर रिच लिखूंगा क्योंकि आर तो है, लेकिन आई पहले आता है या ई पहले आता है, ई। इसके लिए मैंने पहले ये लिखा फिर ये लिखा फिर ये लिखा, और वेवरी लास्ट में डब्ल्यू आता है, उसको चौथा लिख दिया हमने। लाइन से आपको कॉमा डाल डाल के लिखना है। स्मॉल लेटर में वर्ड्स लिखे रहते हैं, हमेशा स्मॉल लेटर में ही आपको लिखना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे, यानी चौथे टॉपिक पे बच्चों, ठीक है। चौथा टॉपिक है हमारा, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन टू शो डिफरेंट होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। होमोग्राफ एंड होमोनिम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले तो एक चीज समझ लो, आपको ये एप्रिसिएशन वगैरह में भी काम आएगा। होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है। ग्राफ या निम्स का मतलब होता है, निम्स यानी हमने देखो सिनोनिम्स वो किए हैं, ठीक है। सिनोनिम्स का मतलब होता है, सिनोनिम्स का मतलब होता है कि जिसका मीनिंग आपको लिखना है। होमोनिम्स का मतलब ऐसे वर्ड्स जिनका सेम मीनिंग हो, ठीक है। सेम मीनिंग मतलब कि दो अलग अलग वर्ड है लेकिन उनका मतलब क्या है, सेम। और होमोफोन या होमोग्राफ्स वो होते हैं, फोन्स का मतलब होता है सुनना, सुनाई देने में वो वर्ड सेम है लेकिन उनका जो मीनिंग है ना वो डिफरेंट है, ठीक है। मीनिंग्स डिफरेंट है लेकिन हमारा जो सुनने में वर्ड्स आ रहे हैं वो सेम है। जैसे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फेयर, अब यहाँ पे एक ही वर्ड लिखा हुआ है फेयर। अब फेयर के आपको कितने मीनिंग्स निकालने हैं, दो मीनिंग्स निकालने हैं, ठीक है। अब दो मीनिंग्स फेयर के क्या क्या हो सकते हैं, यहाँ पर फेयर के दो मीनिंग है बच्चों। एक मीनिंग होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। फेयर का मतलब जायज है, ठीक है, जायज तरीका, ठीक है। तो एक होता है जायज, और दूसरा वाला क्या होता है, फेयर। फेयर मतलब जो हम लोग स्टॉल्स लगाते हैं, और जो हमारा एक फेयर होता है ना, बोलते हैं यहाँ पे फूड फेयर होने वाला है, फूड फेयर यानी फूड्स का मेला होने वाला है ना। तो दूसरा मतलब होता है मेला। अब दोनों की स्पेलिंग क्या है बच्चों, सेम है, फेयर, FAIR, फेयर। दोनों की ही स्पेलिंग क्या है, सेम। तो अब यहाँ पे हम लोग को दो सेंटेंसेस बनाना है जिसके फेयर के मीनिंग क्या हो अलग अलग। तो एक मैं सेंटेंस क्या बना दूंगा, चलो वही लिख लेते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। मैंने ये एक सेंटेंस बना दिया।
दूसरा सेंटेंस में बना दूंगा, देयर इज अ फूड फेयर गोइंग ऑन देयर, है ना। तो ये फूड फेयर हो गया, मतलब फूड का मेला, और दूसरा वाला फेयर मतलब सब कुछ जायज है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हो गया ब्लू, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू, ठीक है। एक ब्लू तो कलर है, और दूसरा ब्लू, ये दो मीनिंग यहाँ पर भी हो सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी ले लीजिए। ब्लू मतलब उड़ा दिया, ये ब्लू अवे माय माइंड, मतलब उसने मेरा माइंड एकदम ब्लू कर दिया, ठीक है, एकदम मैं हैरान हो गया, ठीक है। तो इसमें और भी यूज कर सकते हैं, जैसे ब्लू मैंने बोल दिया, द स्काई इज ऑफ ब्लू कलर, द स्काई इज ऑफ ब्लू कलर, ये हो गया। फिर उसके बाद ये ब्लू, द साइंटिस्ट ब्लू द लैब बाय अ सिली मिस्टेक। तो ये ब्लू का मतलब होता है उड़ा देना, और ये ब्लू का मतलब क्या होता है, कलर। बोल रहे हम लोग सेम है, स्पेलिंग उनकी अलग है, मीनिंग भी उनका अलग है ना। तो इस तरीके के वर्ड्स हमको एग्जामिनेशन में आते हैं। जैसे अब ये फॉल हो गया, ट्रिप हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया। अब ट्रिप का मतलब दो होता है, एक ट्रिप का मतलब होता है जैसे हम घूमने चले गए, हम ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा ट्रिप का मतलब ऐसा लड़खड़ा के ऐसे गिर जाना, उसको बोलते हैं ट्रिप, है ना। किसी चीज में आपका पैर अटक गया और आप ऐसे ट्रिप हो गए, उसको बोलते हैं ट्रिप। तो दो चीजें हो सकती है ना। वी वेंट फॉर ट्रिप टू द माउंटेन्स, एक ट्रिप घूमना हो गया। दूसरा ट्रिप, समवन विल ट्रिप आउट ऑफ दैट वायर, मतलब वायर में आपका पैर फंस के कोई ट्रिप हो सकता है, गिर सकता है, उसको बोलते हैं ट्रिप, ठीक है। फॉल, फॉल के भी दो मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। एक वो ना तुम्हारा डाउनफॉल चल रहा है ठीक है, और दूसरा फॉल मतलब गिर जाना, ठीक है। तो तीसरा पांचवा वर्ड क्या है, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है किसी चीज के अंदर से कोई चीज निकालना, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सट्रैक्ट। जैसे हमारे साइंस वन में है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, है ना। तो किसी चीज में और में से किसी चीज के मेटल को क्या करना, निकालना। वो आंसर याद है, वो यूज कर लो, क्या दिक्कत है। और दूसरा एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि हम लोग लेसन्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेसन्स में से ये एक एक्सट्रैक्ट है, दूसरा एक्सट्रैक्ट है, या मूवी है उसका एक एक्सट्रैक्ट है, दूसरा एक्सट्रैक्ट है ना। पार्ट्स को उसको बोल सकते हैं एक्सट्रैक्ट, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है क्या है, होमोनिम्स है या होमोफोन्स है। इनको हमको अलग अलग सेंटेंस में, दो अलग सेंटेंस में दो अलग मीनिंग जो हमको पता है उनकी, वो यूज करके बताना होता है, ठीक है। आते हैं हम लोग हमारे पांचवे टॉपिक पे। पांचवा टॉपिक हमारा क्या है बच्चों, राइट कंपाउंड वर्ड्स, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है। दो क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा, एक आप खुद के लिए कर लीजिएगा। क्वेश्चन यही आता है, राइट टू कंपाउंड वर्ड्स। अब कंपाउंड वर्ड्स जो होता है ना, ये ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये आते हैं हमको पैसेज में से, कि भाई पैसेज में से दो कंपाउंड वर्ड लिखो। अब बच्चों को क्या लगता है पता है, कि एकदम कुछ बड़ा वर्ड है ना, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। नहीं बच्चों, दो इंडिविजुअल वर्ड्स को ज्वाइंट करके हम लोग एक वर्ड बनाते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड वर्ड इन सिंपल लैंग्वेज। जैसे अगर मैं कोई वर्ड को अलग भी कर दूं, तो जो मैंने वर्ड्स अलग किया हूं वो इंडिविजुअली भी उनका कुछ मीनिंग बन रहा है, और इसका भी इंडिविजुअली कुछ मीनिंग बन रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड वर्ड। जैसे अगर हमारे इसके अंदर बहुत बड़ा कुछ वर्ड है, जैसे ऑडिटोरियम, ऐसा कोई वर्ड है ऑडिटोरियम, ठीक है। अब बच्चों को लगता है कि ये भाई ऑडिटोरियम बहुत बड़ा वर्ड है, ये होगा कंपाउंड वर्ड। नहीं बच्चों, ऑडिटोरियम एक कंपाउंड वर्ड नहीं है, वो एक सिंपल सिंगल वर्ड है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टूथ, टूथ का मतलब क्या होता है, टीथ मतलब एक, टूथ मतलब दांत, बहुत सारे दांत, सारे 32 दांत, ठीक है, टूथ, ठीक है। और फिर अलग एक और, ब्रश। ब्रश मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, झाड़ू देने वाला, साफ करने वाला, जो भी ब्रश, ठीक है। तो ब्रश, एक हो गया टूथ, हो गया एक हो गया ब्रश। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, टूथ ब्रश। टूथब्रश जो है ये एक अलग वर्ड है। अगर मैं टूथ को अलग कर दूंगा तो उसका भी मीनिंग है, वो मीनिंगलेस नहीं है। अगर मैं ब्रश को अलग कर दूंगा तो उसका भी मीनिंग है, वो कोई मीनिंगलेस वर्ड नहीं है ना। तो ऐसे वर्ड्स जो दो अलग इंडिविजुअल वर्ड्स को
मिला करके बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कंपाउंड वर्ड्स। तो अब आपके एग्जाम में आपको जो भी पैसेज आएगा उस पैसेज से आपको पूछ सकता है कि भैया इस पैसेज में से कंपाउंड वर्ड्स लिखिए। तो आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढना है जिनको आप अलग अलग भी करोगे तो आपको उसका मीनिंग मिलेगा। उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। ठीक है। अब एक चीज और कि कंपाउंड वर्ड्स में कभी भी डैश हो सकता है बीच में या डैश नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो भी चलेगा। जैसे और एक एग्जांपल ले लेते हैं, फुट, और दूसरा एग्जांपल है बॉल। फुटबॉल को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? फुटबॉल। फुट मतलब क्या होता है? पैर। बॉल मतलब क्या होता है? गेंदा। ठीक है, तो फुट और बॉल और दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? एक अलग चीज बन गई, फुटबॉल। दो इंडिविजुअल वर्ड्स को यूज करके एक वर्ड बना है, कंपाउंड वर्ड। ठीक है, तो ये आप 4-5 कंपाउंड वर्ड्स नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आई होप आपको ये तो भाई आसान ही लगेगा। ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, कंपाउंड वर्ड्स हो गए, ये हमारा टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम लोग हमारे छठे टॉपिक पे, इस स्लाइड के लास्ट टॉपिक पे। फिर नेक्स्ट स्लाइड में और 6 टॉपिक्स है, बहुत आसान है वो भी। ठीक है, छठा टॉपिक हमारा क्या है? ऐड क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग एक थोड़ा सा मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसके अंदर होती है कुछ कुछ चेंजेस। ठीक है, अब वो चेंजेस क्या है? ठीक है, जैसे वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। ठीक है, अब वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून मतलब हम लोग टीवी आफ्टरनून में देखते हैं, ज्यादातर हम लोग टीवी आफ्टरनून में देखते हैं। इसको क्वेश्चन टैग में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन टैग में सबसे पहले तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस सेम एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा? आएगा यहाँ पर कॉमा। जैसे ही ये सेंटेंस आपने पूरा वापस से लिखे, यहाँ पे आप क्या डाल देंगे बच्चों? कॉमा डाल देंगे। ठीक है, कॉमा जैसे ही आपने डाले, अब आपको एक वर्ड यूज करना है जिसके अंदर नेगेटिव चीजें हो। डिडंट, डोंट, वोंट, वुडेंट, हैवेंट, ये सब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? वी ऑफन वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। डोंट वी, ऐसा। डोंट वी, और क्या डालना है आपको? क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप नहीं डालना है। ये जो हमारा एपिस्ट्रॉफी है, ये आप भूल नहीं सकते हो बच्चों। डोंट का डी कैपिटल नहीं होना चाहिए, और कॉमा कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। ये 4 चीजों का ध्यान आपको रखना है। अगर आपने ये 4 चीजों का ध्यान रख लिया, बहुत सिंपल है, 1 मार्क्स मिल जाएगा। सिर्फ ये वर्ड आपको ऐड करना है उसके अंदर। अब यहाँ पे वी क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे वी था। अगर आई ऑफन वॉच टीवी इन आफ्टरनून तो डोंट आई, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, अब ये क्या, देखो ये तो एकदम इजी है। मैं बताता हूँ तुम लोग को। अगर इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, इज आ गया, वॉज आ गया, हैव आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो एकदम आसान हो जाता है, हमको सोचने की जरूरत नहीं। आंख बंद करके, इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, कॉमा, इजंट इट, इज है ना, तो इजंट आ जाएगा। वॉज होता, वॉजेंट आ जाता। हैव होता, हैवेंट हो जाता। हैड होता, हैडेंट हो जाता। ठीक है, हैडेंट ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। few people know that you are an artist। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे इज, वॉज, ये सब नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन few people know that you are an artist। ठीक है, अब आप बोलोगे सर aren't I, है ना, वो नहीं लिख सकते। हमको इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि कुछ लोग आपको जानते हैं कि आप आर्टिस्ट हैं, तो वो कुछ लोग, तो कुछ लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे? डू दे, है ना, डू दे। फ्यू है ना, इसके लिए दे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखोगे, ही वुड नेवर मेट हर बिफोर, या ही हैड नेवर मेट हर बिफोर, तो वहां पे क्या आएगा? वुडेंट ही। ठीक है, वुड ही। फिर नथिंग कैन हैपन, नथिंग कैन हैपन के बाद क्या आना चाहिए? नथिंग कैन हैपन के बाद कांट इट, ठीक है, या कैन इट, ये सारी चीजें। तो हमारा जो क्वेश्चन टैग है ना बच्चों, वो बहुत आसान है। ठीक है,
आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन नंबर 7। पिक आउट द इन्फिनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन्फिनेटिव क्या होता है? अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है बच्चों को कि बच्चे पहले ही पढ़ लेते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव तो भाई हमको नहीं आता, हमने कभी पढ़ा ही नहीं। सिंपल, आप याद रख लो 90% ऑफ द केस में इन्फिनेटिव कैसे पता चलता है, या 100% ऑफ द टाइम आपको जो है ना एक वर्ब ढूंढना है, ठीक है। वो वर्ब जो है ना दैट शुड बी फॉलोड बाय टू, TO2। अब यहाँ पे मैं एक सेंटेंस पढ़ता हूँ, इफ ही न्यू हु टू अवॉइड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, है ना। अब यहाँ पे अवॉइड करना और डू, अवॉइड किसी को इग्नोर करना, डू मतलब करना, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड क्या है, वर्ब है, जिससे पहले क्या आ रहा है, टू। तो इन्फिनेटिव का मतलब ये होता है बच्चों, ऐसा वर्ब जिससे पहले क्या आ रहा हो, टू, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। हमको क्या बोला, पिक आउट एन इन्फिनेटिव, ये है हमारा इन्फिनेटिव टू अवॉइड, और ये है हमारा इन्फिनेटिव टू डू। ये दोनों हमारे क्या है, इन्फिनेटिव है बच्चों, ठीक है। सिंपल है ना। अभी इन्फिनेटिव आप सोच रहे हो यार वहां पर कुछ एकदम बड़ा सा होगा, अरे नहीं यार, छोटी सी चीज है, 1 मार्क्स मिलता है इसका, खाली ये लिखने का नीचे के भाई टू डू और टू अवॉइड इन्फिनेटिव। सिंपल सी बात, खत्म हो गई बात। अब यहाँ पे क्या होगा, एवरी चाइल्ड इज फ्री टू बी अ चाइल्ड, ठीक है, टू बी, ठीक है। फिर उसके बाद आई शुड गो टू अनिल टू, आई टोल्ड माई सेल्फ इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट। अब यहाँ पे आप सोचोगे कि टू अनिल भी लिख देता हूँ, टू आया ना, मैंने क्या बोला बच्चों, वर्ब। अनिल वर्ब नहीं है, अनिल नाउन है, ठीक है। उससे पहले टू आ रहा है, उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, छोड़ दो उसको। यहाँ पे हम टू लर्न, लर्न करना, सीखना, टू रीड, पढ़ना, पढ़ना सीखना लिखना, ये सब क्या है, वर्ब है। टू लर्न टू रीड, ये हमारा क्या है, इन्फिनेटिव है ना बच्चों, एकदम आसान है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये आप लोग दो नीचे का आप लोग करके नीचे कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट द फॉलोइंग पे भी हमको क्या होता है ना, बहुत सारी चीजें जो है हम नहीं ध्यान देते हैं, जो कि बहुत कॉमन है, और हर हर पंक्चुएट द फॉलोइंग में ये गलती वो लोग देते ही है कि भाई ये देखो ये गलती है, इसको सही करो, ठीक है। तो बहुत आसान है, सबसे पहली गलती जो हम लोग दे देंगे आपको, कभी फर्स्ट लेटर वो लोग आपको कैपिटल नहीं देंगे, कभी भी नहीं। देख लो 5 हमने एग्जाम्पल निकाले बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में से, 5 में आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया ही नहीं है। आरंट यू गोइंग टू हैव एनी, ठीक है। अब सबसे पहली बात, इसको हिंदी में कन्वर्ट करो, आरंट यू गोइंग टू हैव एनी का मतलब होता है क्या तुम कुछ नहीं लोगे। अब ये क्या तुम कुछ नहीं लोगे तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क इसके अंदर है नहीं, तो मतलब क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, ठीक है। अब ये आरंट जो है, आरंट हम लोग कभी भी ऐसा नहीं लिखते, हमने क्वेश्चन टैग में लिखे ना, इजंट, वाजंट, डजंट, है ना। तो जब भी ऐसा नेगेटिव वर्ड हम लोग बनाते हैं, आरंट वारंट वगैरह, तो उसके ऊपर आता है एपिस्ट्रोफी, जो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले जो हम लोग करेंगे वो करेंगे कि आरंट को, आरएन का ए हम लोग लिखेंगे कैपिटल, और टी पे डालेंगे एपिस्ट्रोफी, ठीक है। आरएंट यू गोइंग टू हैव एनी, पूरा लिखेंगे, यू गोइंग टू हैव एनी, ये पूरा लिख दिए, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब एक चीज और बच्चों, ये जो चीज हमको बोली गई है, ये एक डायलॉग है, ये किसी ने बोला है, ठीक है। तो ये जो डायलॉग बोला गया है ना, ये डायलॉग आना चाहिए किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। अब अगर इतनी सारी चेंजेस आपको आई एक सेंटेंस में, तो आपको ये 1 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा बच्चों, ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। इक्का दुक्का चेंजेस अगर आने लगी आपको, तो वो हो सकता है कि आपको कितने मार्क्स के लिए पूछ ले, 1 मार्क्स के लिए पूछ ले, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचिंग, शी सेड, ठीक है। आई कैपिटल आएगा, ठीक है। नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंचिंग, ये पूरा जो भी उसने बोला है, ये किसी ने बोला है बेटा, है ना। तो यहाँ पे वो खत्म होगा, यहाँ पे आएगा
और यहाँ पे आएगा कॉमा। कभी भी हम लोग किसी का डायलॉग रहता है, ये हमने मराठी में भी बताया था, किसी का डायलॉग है तो डायलॉग खत्म करने के बाद हम लोग क्या डालते हैं, कॉमा डालते हैं। डायलॉग खत्म हुआ, कॉमा डाले, शी सेड। अब शी सेड का जो एस है वो कैपिटल नहीं आएगा बच्चों, यहीं पे आप उसको लिख दोगे शी सेड। ठीक है, फुल स्टॉप, खत्म। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसल अ बिट। ठीक है, अब वेल आई सेड, वेल उसने पहले बोला, फिर उसने बोला कि मैं एक हिंदी में कन्वर्ट कर देता हूँ, अबे जाना, मैंने उसको ऐसा बोला, और फिर बोला चल निकल, है ना। अब मैंने क्या बोला इसके अंदर, इसके अंदर मैंने है ना दो डायलॉग्स बताए अपने। स्टार्टिंग वाला जो था वो भी डायलॉग था, अबे चलना, ये डायलॉग है, मैंने उसको ऐसा बोला, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद एक और चीज मैंने ऐड किया, जो भी मैंने ही बोला, तो यहाँ पे दो डायलॉग है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है ना बच्चों, दो डायलॉग है। ये वेल उसका पहला डायलॉग, वेल, ठीक है, कैपिटल, कॉमा, आई सेड, ठीक है, कॉमा, मॉडेस्टली, आई सेड मॉडेस्टली, मॉडेस्टली भी आएगा, ठीक है, कॉमा, यहाँ पे नहीं आएगा कॉमा, आई सेड मॉडेस्टली, कॉमा, आई डू रेसल अ बिट, आई डू रेसल अ बिट, डबल इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप। है ना, इतनी सारी चेंजेस अगर आपको आ रही है तो बच्चों 2 मार्क के लिए आपको ये पूछेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये सारी चीजें होती है। आई डोंट थिंक इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट इफ गॉड इज ऑन योर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आई का सबसे पहले तो आई यहाँ पर कैपिटल नहीं है, फिर डोंट का एपिस्ट्रोफी गायब है यहाँ पर, ठीक है, 2 मिस्टेक हो गई। फिर उसके बाद गॉड नाउन है, जो हमारा क्या है, छोटा लिखा हुआ है। नाउन हमेशा क्या रहता है, कैपिटल रहता है, तो यहाँ पे 3 मिस्टेक हो गई, है ना। इस तरीके से आपको मिस्टेक्स निकालनी है। पांचवा वाला आप ट्राई करिए और नीचे लिख करके दे दीजिए, हम आपको बता देंगे राइट है क्या रॉन्ग। ठीक है, अब आते हैं कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन वर्ब एडजेक्टिव एंड वर्ब्स एडवर्ब्स। ठीक है, अब इसके अंदर प्रॉब्लम यह है बच्चों कि कभी कभार हम लोगों को जो वर्ड चेन देते हैं ये लोग, वर्ड चेन में होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, बाद में डराता हूँ। वर्ड चेन में होता यह है कि जो वर्ड हमको फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है उसके लास्ट अल्फाबेट से हमारा नेक्स्ट वर्ड चालू होना चाहिए। ठीक है, जैसे मिजरेबल है और लास्ट में ई आ रहा है, तो ई के बाद में क्या कर दूं, एलिगेंट, एलिगेंट लिख दिया। अब मेरा लास्ट वर्ड क्या है, टी। ठीक है, तो टी में मैंने टेंस्ड लिख दिया, टेंस्ड। ठीक है, अब मेरा लास्ट वर्ड क्या है, डी। डी से मैं लिख दूं डिटर्मिनेशन। ठीक है, फिर मेरा लास्ट वर्ड क्या है, एन। एन से मैं कुछ भी लिख दूं, एन से मैं लिख दूं नेशनल। ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे कुछ भी लिख दो तो चलता है। ठीक है, बस हमारा जो लास्ट वर्ड है उसका लास्ट अल्फाबेट से हमारा नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या होना चाहिए, चालू होना चाहिए। ये हमारी सिंपल सी बात थी। अब प्रॉब्लम ये है, कभी कभार हम लोग को इसके अंदर बोल देता है कि भाई जो नेक्स्ट वर्ड है वो वर्ब ही होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। नाउन नहीं चलेगा, एडजेक्टिव नहीं चलेगा, एडवर्ब नहीं चलेगा। इसके अंदर मैंने जो भी लिखा हूं ना ये सब मिक्स है, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन सब कुछ लिख दिया मैंने इसके अंदर। लेकिन अगर आपको ऐसा आ गया फ्राइटनिंग लिखा हुआ है और जी लिखा हुआ है लास्ट में, अब जी के बाद हम लोग को जो वर्ड यूज करना है वो वर्ब ही होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन भी आपको अच्छे से क्वेश्चन में पढ़ना पड़ेगा बच्चों। अगर ऐसी कंडीशन दी हुई है तो जो उन लोग बोल रहे हैं वही कंडीशन में आपको लिखना पड़ेगा। इस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नीचे के 5 आप मुझे करके बताइए, अगर आपको कुछ भी डाउट है नीचे आप कमेंट करिए। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम लोग 10th टॉपिक पे, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस तो हम लोग ने पढ़े हैं ना, मराठी में पढ़े थे हम लोग ने। जब मराठी का हम लोग को याद है तो इंग्लिश का याद होने में क्या दिक्कत है ना। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपरेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सारे सेंटेंसेस है। ठीक है, तो वो सेंटेंसेस हम लोग को यहाँ पे देखना होता है। जैसे आप देख लो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर ए, अफर्मेटिव है। लाई डाउन सन, लाई डाउन सन, आप किसी को क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो वो सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान है।
ठीक है, ये सेंटेंसेस आपको जो है अच्छी तरीके से याद करने रहेंगे। अगर आपको चाहिए मैं आपको लिख करके दे देता हूँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उसकी स्पेलिंग भी आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रेडी है, ठीक है। सबसे पहले तो है इंटरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंटरोगेटिव, ठीक है, जिसके अंदर क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। फिर उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसके अंदर क्या आता है? हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंटरोगेटिव हो गया, इंपरेटिव होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस अब मैं आपको बता दूं क्या होता है, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसमें मल्टीपल मीनिंग्स हो, या फिर जैसे वर्ब हो, कंपाउंड वर्ब्स हो, ठीक है। कोई चीज आपको एक्सप्रेस करना हो कि भाई मैंने ये चीज किया, या जो नॉर्मल सेंटेंस जो हमारा होता है वो इंपरेटिव होता है सेंटेंस, ठीक है। इंपरेटिव में भी हमारे दो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, ऐसा होता है नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फिर अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। ये सारे सेंटेंसेस, जैसे ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इट वाज क्वाइट प्लेजेंट टू वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना मेरे लिए बहुत अच्छा था, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस आपको जो है याद रखने हैं। ये तीन सेंटेंस भी अगर आप याद रखेंगे तो इसके अंदर से कुछ ना कुछ आपको आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ये भी हमको एग्जाम में पूछता है। हम आते हैं हमारे 11वें सेंटेंस पे। मेक अ वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स। वर्ड रजिस्टर बच्चों को नहीं समझता है, मुझे नहीं पता क्यों क्यों नहीं समझता है। बहुत आसान होता है। अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, वर्ड रजिस्टर आपको एग्जाम में आएगा, आप उसको गलत मत करके आना। वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान से अब आप सुन लो। वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या होता है? मेक अ 4 वर्ड रजिस्टर ऑफ 4 वर्ड्स रिलेटेड टू पेन, दर्द, ठीक है। पेन, पेन जब आप सुन रहे हो वर्ड, तो आपको क्या क्या चीजें याद आ रही है, उसको बोलते हैं वर्ड रजिस्टर। जैसे पेन इज रिलेटेड टू व्हाट? अगर दर्द हो रहा है तो वहां पे मेडिसिन याद आता है सबसे पहले। तो अगर आपने यहाँ पे पेन का पहला लिख दिया मेडिसिन, आपको सही मिलेगा, मेडिसिन इज राइट आंसर, ठीक है। पेन से रिलेटेड कोई आंसर है तो वो क्या है? मेडिसिन है, ठीक है। फिर उसके बाद पेन के बाद आपको और क्या, जैसे और किस चीज में पेन होता है, ठीक है। अभी ये जो हमारे यहाँ दिल फेक आशिक लोग बैठे, भाई लव मत लिख करके आ जाना। ऐसा कुछ भी मत लिखना पेपर में जिससे पता चले कि भाई आप एकदम मस्त अगले लेवल के शायर आशिक बैठे हो। ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पेन जो है, पेन के साथ मेडिसिन मैंने लिख दिया। पेन और किस चीज में होता है? जैसे एक्सीडेंट हो गया तो पेन हो रहा है, डेथ पेन हो गया, फिर उसके बाद हर्ट चोट लग गई, पेन हो गया। ये सारी चीजें जो है ना, पेन से रिलेटेड जो भी चीजें आपको याद आती है वो आपको वर्ड रजिस्टर में लिखना होता है। जैसे म्यूजिक, अब म्यूजिक से आपको क्या क्या याद आता है? म्यूजिक से आपको लिख सकते हो डांस, म्यूजिक है तो डांस है। म्यूजिक जॉय है ना, खुशी खुशी होती है हमको म्यूजिक सुन के। फिर म्यूजिक में अब ये हनी सिंह मत लिख देना भाई, हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, MC स्टैन और पता नहीं तुम लोग क्या क्या लिख दोगे। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। हमको नॉर्मल वर्ड्स लिखने हैं। जो मैंने आपको जो है बता दिया म्यूजिक से रिलेटेड आप क्या क्या लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप जो है मेलोडी लिख सकते हो। मेलोडी यानी एक टाइप ऑफ सॉन्ग है, ठीक है, मतलब एकदम खूबसूरत सुर में जो गाया जाता है उसको मेलोडी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद रिदम लिख सकते हो आप। तो ये सारी चीजें जो है आपको म्यूजिक के बारे में सुन के क्या क्या चीजें याद आती हैं वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड रजिस्टर। ये हम लोग को 1 से 2 मार्क्स के लिए पूछता है बच्चों, ठीक है। अवर लास्ट टॉपिक फॉर द easy and the moderate part of the grammar is pick out the modal auxiliary and state its function, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब क्या होता है? अब मॉडल ऑक्सिलरी का मतलब मैं आपको बता दूं ना, 3 चीजें इसके अंदर होती है। मैं आपको जो है ना लिख करके दे देता हूँ तो आपको वो आसानी होगी। तो आप जो है उसके अंदर क्या कर पाओगे, ढूंढ पाओगे, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी में ना 3 चीजें होती है। देखो, पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर होता है नेसेसिटी, स्पेलिंग पे मत जाओ, ठीक है। नेसेसिटी होता है, फिर होता है एबिलिटी,
ठीक है। फिर क्या होता है, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी या विलिंगनेस भी हो सकता है, लिखा नहीं है यहाँ पे। विलिंगनेस, ठीक है, कोई चीज को चाहना, एबिलिटी कोई चीज को कर पाना, नेसेसिटी किसी चीज की जरूरत, और पॉसिबिलिटी यानी किसी चीज का हो सकना। ये चार चीजें हो गई। अब ये चार चीजों में से कौन सा वर्ड है ऐसा जो ये चार चीजें आपको इसके अंदर बता रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल ऑक्सिलरी। सिंपल है, ठीक है। जैसे मैं आपको फर्स्ट पढ़ता हूँ, ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ। ही कुड दिख रहा है आपको, कर सकता है वो, ठीक है। ही कुड स्टिल फीड हिमसेल्फ, वो खुद को अभी भी फीड कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो कर सकना ये क्या होता है, एक एबिलिटी होता है कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैसा लिखेंगे पता है, आंसर हमेशा लिखेंगे मॉडल, क्या आएगा, कोड, ठीक है, फंक्शन क्या आएगा, एबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, मॉडल ऑक्सिलरी लिखो और स्टेटेड फंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी लिख दिया हमने और उसका क्या लिख दिया, फंक्शन लिख दिया बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ग्रामर पार्ट खत्म होता है। इजी ग्रामर्स हमने करने की कोशिश की बच्चों। ये ग्रामर्स में से आपको डेफिनेटली 8 से 10 टॉपिक्स तो आएंगे ही आएंगे एग्जामिनेशन में, चाहे वो आपको डुएल्स डायरेक्टेड में ही दिख जाए फर्स्ट में, या फिर आपको वो दिख जाएंगे आपके पैसेजेस में। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो है अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पे चाहिए, वैसे हमने तो नेक्स्ट टॉपिक रेडी रखा है हमारा, राइटिंग स्किल्स हम लेने वाले हैं, और फिर एग्जाम के एक दिन पहले हम लोग लेने वाले हैं पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, और किस तरीके से हमको पैसेजेस सॉल्व करना है, किस तरीके से हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं आंसर लिख करके। क्योंकि बहुत सारे मराठी पेपर डिस्कस करने के बाद बहुत सारी चीजें पता चली है कि बच्चों ने इस तरीके से आंसर लिख करके आया है जो थोड़े वीक स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो वैसा अगर आप इंग्लिश में भी करोगे ना तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे बच्चों। तो राइटिंग स्किल है और फिर उसके बाद हम लोग पैसेज पे जंप करने वाले हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप एक न्यू व्यूअर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया है, मराठी की वीडियो में ही आपको मैंने बता दिया है कि हमारा जो ये वीडियोस है ये चलने वाला है ज्योग्राफी पेपर तक। जैसे जैसे एग्जामिनेशन आते रहेंगे वैसे वैसे हमारे वीडियोस उस सब्जेक्ट के आते रहेंगे बच्चों। तो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए एंड वेट अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।